ठीक, एक बार कंफर्म कर दीजिए, आवाज आ रही है ना? ठीक, और मतलब कोई इशू तो नहीं है हाँ अभी, सर। आई थिंक। ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। तो ये अपनी कौन सी एनवायरनमेंट की जो PD 365 है उसको कर लेते हैं। अभी दिन में 12 बजे हमने कौन सी करी? PD 365 पॉलिटी। मैं आपको बता दूं कि हम स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं और इनको कोशिश करेंगे कि ये पूरी खत्म हो। ऐसा नहीं है कि आज करिए PD 365 तो इसको करेंगे नहीं। जैसे जैसे बीच में टाइम मिलता रहता है, जो हमारे बीच के रनिंग चैप्टर्स हैं वो खत्म होते रहेंगे, PD 365 को करते रहेंगे, मतलब कंटिन्यू करेंगे और प्लस फिनिश भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसको नहीं करेंगे, करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और अच्छे से फिनिश करेंगे सारे सब्जेक्ट। तो सुबह किसी को डाउट था कि सर सिर्फ आज यही कर लिया है तो फिर मतलब चीजें आगे भी होंगी कि नहीं होंगी, कंटिन्यू चलेगी। ठीक, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा। तो ठीक है सर, यही आपको इन्फॉर्म करना था। तो अगर आप एनवायरनमेंट देखें, एनवायरनमेंट का काफी अच्छे से वेटेज भी रहता है ना? एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी इंटर रिलेटेड भी हो जाती है, मतलब अगर आपको ज्योग्राफी भी अच्छे से आती है तो उसकी एप्लीकेशन एनवायरनमेंट में देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट का काफी वेटेज है प्रीलिम्स में, और मतलब बहुत अच्छे से क्वेश्चन भी आते हैं उससे, अगर आप देखें तो। ठीक, देख लेते हैं। और देखो, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम PD 365 पढ़ रहे हैं तो यहीं से ही क्वेश्चन आएंगे। यहाँ से आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है कि आपका करंट अफेयर कंप्लीट है। देर इज नो गारंटी कि यूपीएससी प्रीलिम्स में यहीं से क्वेश्चन आए कभी भी, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की कुछ भी गारंटी नहीं है। कुछ बोलते हैं कि इसको पढ़ना जरूरी है, कि पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, इट्स डिपेंड ऑन यू। अगर पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, नहीं पढ़ना चाहते हैं नहीं पढ़िए। करंट अफेयर आपकी इच्छा है, आप विजन से करें, दृष्टि से करें, दृष्टि की किसी मैगजीन से करें, बाजीराम से करें, श्री राम से करें, राहुल आई से करें, डजेंट मैटर। बट ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि इसको करना है। इसका करने का मकसद सिर्फ इतना है कि एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है क्या, कि यार सबने पढ़ा है यार, मैंने नहीं पढ़ा। मतलब जो एक अंदर फियर फैक्टर जनरेट हो जाता है, वो फैक्टर आपका डाउन, मतलब वो फैक्टर आपका रिलीज हो जाता है इसको पढ़ने के बाद, कि चलो यार जो सबने पढ़ा है वो तो एटलीस्ट पढ़ा रखा है। अगर आपका बाई चांस 0.1% अगर नहीं निकलता है तो आपके दिमाग में एक रिग्रेट रहेगा कि यार उस टाइम पे PD 365 पढ़ लिया होता है, हमने उस टाइम पे पढ़ी नहीं थी। तो इस वजह से हमारे प्रीलिम्स रहते हैं, मतलब आप जस्टिफाई करने लगेंगे चीजों को। तो ये मोटिव है, और कुछ ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन करंट अफेयर के यहीं से आते हैं तो वो आते हैं। तो ये चीज मेरे को क्लियर करनी थी थोड़ा सा स्टार्टिंग में, वो चीज़। ठीक, तो ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि यहीं से चीजें आती हैं। ठीक, तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो अगर इसका हम कंटेंट देखें तो क्लाइमेट चेंज के टॉपिक देखेंगे, कुछ कुछ आपके इसमें पॉल्यूशन से रिलेटेड देखेंगे, बायोडाइवर्सिटी से, वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन से रिलेटेड देखेंगे चीजों को। ठीक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉपिक टॉपिक देखेंगे। ज्योग्राफी में मतलब बहुत डी फ्लोर स्प्रेडिंग वगैरह जो चीजें हुई हैं थोड़ा बहुत वो देख लेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड देखेंगे, अपेंडिक्स देख लेंगे, इनिशिएटिव जो भी, मतलब इन द सेंस की कुछ भी मीटिंग्स वगैरह ऐसा कुछ हुई हैं तो। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं वेटेज के अनुसार इसको लेके चल लेता हूँ थोड़ा सा, कि कन्वेंशन से लेके चल लेता हूँ। ये चलो रिपोर्ट जो पता है ना, रिपोर्ट को आप काफी अच्छे से मेंशन कर सकते हैं मेंस वगैरह में। मैं ये नहीं कह रहा कि रिपोर्ट जरूरी नहीं है, रिपोर्ट जरूरी है, बट उसमें डाटा है काफी अच्छे से। लेकिन जो चीज हमको ज्यादा रिलायबल, जहां से हमको ज्यादा मतलब क्वेश्चन टैकल करने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है, हम पहले उसको कर लेते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक, तो मैं चाहूंगा कि मैं वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन से चैप्टर को स्टार्ट करके लेके जाऊं पीछे तक। तो मतलब देखो, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में यही वो है। हार्ड वर्क में आप सारी चीजें पढ़ेंगे, स्मार्ट वर्क में वो चीजें पढ़ेंगे जहां से कि आपको रिलायबिलिटी दिखे, क्योंकि एट द एंड आपको ज्ञानी बाबा नहीं बनना है, एट द एंड आपको प्रीलिम्स निकालना है। ठीक, चाहे वो किसी भी अप्रोच से निकले, प्रीलिम्स निकलना चाहिए। ठीक, तो मैं चाहूंगा कि वाइल्ड लाइफ, ये जो बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर है इसको सबसे पहले कर लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी में भी ये वाला टॉपिक, वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन वाला टॉपिक, क्योंकि ये थोड़े से जो न्यूज में एरिया रहते हैं वहां से आपके पार्क, कौन सा नेशनल पार्क है, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। और आप, हम ज्योग्राफी वगैरह का कर रहे हैं, PYQs वगैरह ये तो आप खुद भी एनालाइज कर पा रहे होंगे उन चीजों को। तो मैं चाहूंगा कि मैं यहाँ से स्टार्ट कर लूँ। इफ अगर किसी को दिक्कत है तो प्लीज बता दीजिए, मैं टाइप कर दीजिएगा, मैं मैसेज देख रहा हूँ, मेरे मैंने खोल रखा है, लैपटॉप खुल रहा है। इफ अगर ऐसा कोई इशू है तो प्लीज। जो मैंने बोला उस चीज में कोई ऐसा इशू है? नहीं? ठीक, ठीक है, चलिए।
पेज नंबर 53 पे हम मूव कर जाते हैं। इस वाले को सबसे पहले कर लेते हैं। अभी आपको पता है, देखो अगर स्क्रीन भी क्लियर नहीं दिख रही है कोई इशू नहीं है, मैं चीजें वही बता रहा हूँ जो होंगी। आवाज आ रही है क्लियर, ये थोड़ा सा कंसर्न रख लीजिए, वरना आपको चीजें तो बुक में भी देखने को काफी। ठीक। अभी रिसेंटली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट आपको देखने को मिला 2022 में, ये थोड़ा जरूरी हो जाता है तो उसको देख लेते हैं। अभी बेसिकली क्या हुआ कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में कुछ शेड्यूल ऐड करे गए, कुछ को एक साथ मिला के एक नए शेड्यूल बनाए गए। तो देख लेते हैं कि उससे रिलेटेड क्या चीजें हुई हैं, क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या नहीं हुआ है। ठीक। तो हम देखते हैं, मतलब एक तरीके से जो साइटिस होता है ना, साइटिस क्या होता है, एक आपने साइटिस सुना होगा, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। मतलब जो आपकी एंडेंजर्ड स्पीसीज है, चाहे वो आपका कोई जानवर है, चाहे आपकी कोई पेड़ वगैरह पौधे वगैरह कोई हैं, उनका कोई आदान प्रदान, मतलब एक इलीगल ट्रेड वगैरह हो रहा है, तो वो चीजें आपकी साइटिस के थ्रू आप काफी अच्छे से उन चीजों को देखते हैं। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2022 में उन अपेंडिक्स को, जो काफी अच्छे से साइटिस के हैं, उनको काफी अच्छे से, है ना, इम्प्लीमेंटेशन हो, एक बेटर मैनेजमेंट में प्रोटेक्टेड एरियाज में चीजें इंप्लीमेंट हो, तो उससे रिलेटेड अमेंडमेंट करे गए हैं, तो उनको देखेंगे। सबसे पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को जान लेते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में थोड़ा सा चीजें। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपका, जो जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, चाहे वर्ल्ड है, चाहे आपके पेड़ पौधे हैं, उनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए एक्ट लाया गया था। ये क्या करता है, ये स्टेट को अथॉरिटी देता है कि वो नेशनल पार्क बना सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना सकते हैं, कम्युनिटी रिजर्व बना सकते हैं, कंजर्वेशन रिजर्व बना सकते हैं। ठीक। इसके अंदर 6 शेड्यूल होते थे। ठीक, 6 शेड्यूल जो कि प्रोटेक्टेड प्लांट से अगर रिलेटेड देखें तो स्पेशल प्रोटेक्टेड एनिमल, वर्मिंग स्पीसीज करके आपने देखा होगा ना कि इसके अंदर शेड्यूल होता है, आपसे पूछ लेता है कोई भी कि ये जानवर WPA के कौन से शेड्यूल में है, तो वो प्रोटेक्शन वाइज शेड्यूल दिए गए हैं कि हाँ इस शेड्यूल में ये जानवर आएगा, इस शेड्यूल में ये आएगा। ठीक। अगर कुछ इंपोर्टेंट बॉडीज देखें जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत बनी है, एक है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ये किसके थ्रू बनी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के थ्रू। NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, आपकी किसके थ्रू बनी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के थ्रू। सेंट्रल जू अथॉरिटी आपकी इसी के थ्रू बनी है। दीज आर 3 बॉडीज, ठीक, जो कि आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत बनी है। तो इनको ध्यान रखिएगा, क्योंकि बेसिकली आपका एक्ट बदल देता है, वो आपको एक्ट दे देता है। मान लीजिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आपको दे दिया सेंट्रल जू अथॉरिटी के साथ, तो वो गलत होगा। नहीं, सेंट्रल जू अथॉरिटी आपकी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत बनी है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर इसमें देखा जाए तो कुछ अमेंडमेंट देख लेते हैं। इसके अंदर एक न्यू चैप्टर 5th वी साइटिस को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए काफी अच्छे से जोड़ा गया है। ठीक, मतलब साइटिस के जो अपेंडिक्स है उनको काफी अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जोड़ा गया है। ठीक। अब इसमें अगर देख लेते हैं, responsible for issuance of permit and certificate for trade of scheduled species in accordance with the convention। मतलब बेसिकली एक, मतलब इन द सेंस की एक अथॉरिटी बनाएगी, एक मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि आपको एक परमिट या सर्टिफिकेट इशू करेगी जो भी शेड्यूल स्पीसीज हैं उनका, अगर कुछ ऐसा लीगल ही ट्रेड हो रहा है। तो इलीगल का मतलब क्या कि आप डायरेक्टली कोई विदाउट एनी सर्टिफिकेट, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन आप आदान प्रदान कर रहे हैं चीजों का। तो यानी कि ऐसा होता है ना, जैसे हम रिलोकेट कर लेते हैं, ठीक, इस नेशनल पार्क से स्पीसीज उधर ले गए, कुछ प्लांट की स्पीसीज ये सब, और वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में, तो यू हैव टू टेक अ परमिशन। ठीक, तो वो एक मैनेजमेंट अथॉरिटी का उसने गठन करा। ठीक, ये अथॉरिटी आपको ये सब करेगी। साइंटिफिक अथॉरिटी आपकी एडवाइस देगी चीजों से रिलेटेड कि यहाँ पे, मतलब इन द सेंस कि इस नेशनल पार्क में ये दिक्कतें आ रही हैं इनको, तो प्लीज इस चीजों को मैनेज करिए, इनके सर्वाइवल में दिक्कत है। ठीक, तो वो आपकी साइंटिफिक अथॉरिटी उस चीज को करेगी। आइडेंटिफिकेशन मार्क यूज करे जाएंगे, जो भी जानवर या एनिमल वगैरह जो भी वहां पे घूम रहे हैं। ठीक, आइडेंटिफिकेशन मार्क को एज अ, मतलब इन द सेंस
यूज करा जाएगा, या तो आप मान लीजिए कि जैसे हम सेंसस में यूज करते हैं, अब तो चलो कैमरा ट्रैपिंग वगैरह करने लगे हैं, या किसी की उसकी कुछ चीजों को पता लगाना है ना, ऐसा कुछ भी, तो आइडेंटिफिकेशन मार्क को यूज करा जाएगा साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक, मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा। और जो ये आइडेंटिफिकेशन मार्क को, मतलब मान लीजिए कोई जानवर जा रहा है, उसके पंजे के निशान है वहां पे, उसका मॉडिफिकेशन करना, या मान लो कोई इंसान आया उसने उस जानवर के पंजे को मतलब थोड़ा सा अलग तरीके से बना दिया, मतलब जो ओरिजिनल था उसकी ओरिजिनलिटी ही खत्म कर दी, या उस मार्क को रिमूव ही कर दिया, तो इस तरीके की चीजें प्रोहिबिटेड हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब अगर जैसे आप देखते हैं कि ये जो आपके जैसे एलिफेंट है, एलिफेंट को काफी अच्छे से लोग सर्कस में यूज करते हैं, मतलब एक गलत यूज करते हैं डब्ल्यूपीए का। उस उसमें ये है कि रिलीजियस पर्पसेस के लिए आप काफी अच्छे से यूज कर सकते हैं कुछ एनिमल्स का, जैसे कि एलिफेंट भी यूज कर सकते हैं। बट उसने उसके अलावा क्या लिख दिया, रिलीजियस पर्पस के अलावा अदर पर्पसेस के लिए भी, तो अदर पर्पसेस में आपका एलिफेंट को सर्कस वगैरह में यूज कर लेते हैं, या अपने इनकम सोर्स जनरेट करने के लिए करते हैं। लेकिन अब आप देखें कि उनको पीड़ा कितनी होती होगी, है ना, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत बेकार कंडीशन हो जाती है भाई एलिफेंट की भी जब ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन उस पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। तो इसमें बोला गया है, अगर आप कोई इस तरीके का जानवर वगैरह को स्पेसिमैन को रखते हैं, स्पेसिमैन इन द सेंस कि जो भी आप रख रहे हैं एनिमल वगैरह, ठीक, तो उसको आपको काफी अच्छे से आपको क्या करना होगा, उसका भी आपका सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा, ठीक, आपको उसका भी सर्टिफिकेट लेना होगा। और breeders of species in appendix 1 of the schedule 4 required to make an application for license to chief wildlife warden within 90 days of the commencement of the amendment। मतलब बेसिकली जैसे ही अमेंडमेंट आया है, जो अपेंडिक्स 1 के अंदर जो भी शेड्यूल 4 के अंदर जो भी जानवर वगैरह थे उनको मतलब उनको रखने के लिए अब आपको जैसे ही अमेंडमेंट आ जाएगा उसके 90, मतलब जो अमेंडमेंट आ गया था उसके 90 दिन के बाद चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से आपको एक सर्टिफिकेट कराना पड़ेगा, जो जानवर आपके अपेंडिक्स 1 और शेड्यूल 4 के आपके पास है, ठीक। और कुछ कंडीशन जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट री एक्सपोर्ट से रिलेटेड, ठीक, काफी चीजों को उनको क्या करा गया, मतलब स्पेसिफाइड कर दिया गया, उनके लिए गाइडलाइंस निकाली गई, ठीक है, आप इस तरीके से चीजों को कर सकते हैं। जो शेड्यूल 6 होते थे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, उनको घटाकर 6 कर दिया गया है, ठीक, उनकी जो संख्या है 2 घटा के वो अब 4 हो गई है, पहले कितनी होती थी, 6। अब शेड्यूल कितने बचे हैं, 4 शेड्यूल होते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर, ठीक। अब एक इसके साथ एक न्यू शेड्यूल भी इंट्रोड्यूस करा गया था, जो साइटिस के अंदर अपेंडिक्स में इंक्लूड होते थे उनको इंसर्ट करने के लिए डब्ल्यू मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में एक अलग से शेड्यूल मतलब डाला गया, ठीक, कि ये साइटिस वाले जो एनिमल्स हैं वो जो साइटिस के अपेंडिक्स में थे, अब उनके लिए एक अलग शेड्यूल बना दिया गया वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, ठीक, तो इसको ध्यान रखना। जो वाइल्ड एनिमल हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब इन द सेंस की जो वर्मिन है, वर्मिन आपके कौन कौन से हैं, मतलब जैसे आपका रेट हो गया यार, अब उनको मारेंगे तो सबको जेल थोड़ी हो जाती है, ठीक, कुछ इस तरीके के एनिमल्स हैं जिनको शेड्यूल 4 वगैरह में रखा गया है, तो अब उन सब चीजों को कौन डिक्लेयर करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू टाइम टू टाइम वो उसको क्या करती रहेगी, मतलब बताती रहेगी कि ये आपके वर्मिन है कि नहीं है। अच्छा, स्क्रीन ब्लर हो रही है सर, नेटवर्क का इशू आ रहा होगा, बट आप आपको स्क्रीन भी नहीं दिख रही, कोई इशू नहीं है, मैं चीजें बता रहा हूँ वैसे भी, ठीक। अगर आप देखें तो ये जो आपका चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है वो काफी अच्छे से जो प्रोटेक्ट सेंचुरीज होती हैं, जो प्रोटेक्टेड एरियाज वगैरह होते हैं उनका काफी अच्छे से देख रेख रखता है, क्या चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो आपके स्टेट में होता है, ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। वो जो गाइडलाइन इशू करी जाती है उनके अकॉर्डिंग वो चीजों को मैनेज करता है, ठीक। इफ अगर कोई सेंचुरी किसी शेड्यूल एरिया के अंदर पड़ रही है जो कि फॉरेस्ट राइट 2006 के अंदर आता है, मतलब जो फॉरेस्ट राइट किसके, मतलब जो आपके फॉरेस्ट राइट एक्ट था 2006 का, उसके अंदर शेड्यूल एरिया है। शेड्यूल एरिया के अंदर बेसिकली अगर आप देखेंगे तो वो कोई सेंचुरी अगर शेड्यूल एरिया को भी इंक्लूड करती है तो उसको मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजों की जो कंसल्टेशन है वो पहले ग्राम सभा से भी करनी पड़ेगी उस क्षेत्र के, ठीक, वो ग्राम सभा से भी आपको करनी होगी, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा।
मतलब वो आपको क्या करनी होगी, आपको ग्राम सभा से भी वो चीज आपको करनी होगी। मैम आप क्या बोल रहे हैं, वर्मिन कम अंडर शेड्यूल 4? नहीं मैम, वो वर्मिन वाला शेड्यूल रिमूव कर दिया गया है, 2 शेड्यूल को हटा के 4 शेड्यूल रह दिए गए हैं। बट वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही, मतलब एक तरीके से उसको शेड्यूल को रिमूव करके सेंट्रल गवर्नमेंट अपने बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन उसको टाइम टू टाइम बताती रहेगी कि ये जानवर इसके अंदर है। बट हाँ, जो शेड्यूल था शेड्यूल 4, वो उसको रिमूव कर दिया गया। हाँ, मतलब जो दो पहले 6 शेड्यूल थे, 6 में से 2 हटा दिए, अब 4 रह गए हैं, तो ये वर्मिन वाला जो शेड्यूल था उसको भी रिमूव कर दिया गया है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द वे ऑफ नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम वो बताती रहेगी। ठीक। तो ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर कोई फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर शेड्यूल एरिया आता है, तो अगर वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर आ रहा है, तो उससे रिलेटेड मैनेजमेंट चीजों को पहले डिस्कस करना होगा ग्राम सभा के साथ। ठीक। वहां पे जो लोकली गांव वाले लोग हैं उनके साथ आपको डिस्कस करना होगा। अब कुछ पेनल्टी के जो पैसे हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, अगर जनरल वायलेशन होता है तो वो 25,000 से 1 लाख कर दिया है। ठीक। एक स्पेशल प्रोटेक्टेड एनिमल से रिलेटेड आपका जो पेनल्टी पहले पड़ती थी, अगर कुछ इस तरीके की आप वायलेशन वगैरह करते हैं तो 25,000, मतलब पहले 10,000 थी, 25,000 कर दिया है। ठीक, इसको ध्यान रख लेना। एग्जेम्पशन फॉर लाइव एलिफेंट सेक्शन 43, मैंने आपको बोला ही कि ये जो एलिफेंट है, तो उसके लिए एक अलग से प्रोविजन था कि आप इसको रिलीजियस पर्पज, किसी अदर पर्पज के लिए यूज कर सकते हो, उसके लिए आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ठीक। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और ऐसा इसमें इतना। और अगर आपको किसी जानवर वगैरह या मतलब इन द सेंस आपको सेंचुरी वगैरह में आपको फिल्म वगैरह बनानी है, तो उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ठीक। ओके। और ऐसा इसमें इतना कुछ है नहीं। ठीक। चीता री इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। चीता री इंट्रोडक्शन अभी फिलहाल में भी न्यूज में था, आपको पता है ना, वो साशा, क्या नाम था, साशा, जो थी उसकी डेथ हो गई थी अभी रिसेंटली। ठीक। साशा कौन है, साशा बताना। कोई साशा, साशा ही है या कुछ और है? आप लोगों का मैसेज तो नहीं दिख पा रहा मेरे को। हेलो, आवाज, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। मेरा। ओके ओके। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, साशा कौन थी, किस नेशनल पार्क में था वो? कौन थी या था, जो भी है, क्या टाइप करा आप लोगों ने, साशा ही है, लेकिन है कौन वो साशा? द फेमस हिम टाइगर थी जो हम लोग वहाँ से साउथ का वीडियो बनाए थे और हम्म, मैम आपकी आवाज थोड़ा सा मतलब इशू, मतलब आ तो रही है बट वैसे आ रही है। चलो ठीक है, साशा एक वो थी ना, चीता, लेकिन फीमेल चीता। इस तरीके से उसकी भी डेथ हुई है क्या नहीं? उनकी भी डेथ हो गई है अभी कूनो नेशनल पार्क में। तो अगर आप देखें तो 8 वाइल्ड लाइफ अफ्रीकन चीता, जिसके अंदर 5 फीमेल थे और 3 मेल, उनको नामीबिया से लाया गया और कूनो नेशनल पार्क में उनको मतलब लाया गया था, उनको इंट्रोड्यूस करा गया। ठीक। कहाँ पे कूनो नेशनल पार्क? मध्य प्रदेश। किस प्रोजेक्ट के अंदर लाया गया? प्रोजेक्ट चीता के अंडर में लाया गया। थोड़ा सा प्रोजेक्ट चीता के बारे में जानेंगे, फिर अफ्रीकन चीता और एशियन चीता के बारे में डिफ्रेंशिएशन देखेंगे। अगर अफ्रीकन चीता की बात करी जाए तो ये अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड का मतलब प्रोजेक्ट चीता की अगर बात करी जाए तो और एक और भी हुआ था ना कि 72 वर्ल्ड का फर्स्ट इंटर
सर आवाज नहीं आ रहा है। वॉइस बहुत कट रही है मतलब सर आपकी। सर आवाज नहीं आ रही है सर। ब्रेक हो रही है आपकी। अगर हेलो आप देख सर, आवाज नहीं आ रहा है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही है? अब आ रही है। अभी अभी अब आ रहा है सर, अब आ रही है। आ रही है। ठीक, अब ऐसे तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक, तो हम देख लेते हैं चीजों को कि बेसिकली अफ्रीका से जो चीता इंट्रोड्यूस करा गया, क्यों करा गया? क्योंकि आपको पता होगा 1952 में हमारे यहाँ से चीता जो था एक्सटिंक्ट हो गया था, गायब हो गए थे, ठीक, पूरी तरीके से। तो उनको दोबारा से मतलब रिवाइवल देने के लिए हमने चीता इंट्रोड्यूस करा, चीता को। ठीक, अगर आप देखते हैं तो एक नोडल एजेंसी कौन सी थी इससे रिलेटेड? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक, जो कि आपकी बेसिकली फंडिंग, सुपरविजन वगैरह इन सब चीजों से रिलेटेड हैंडल करती है, प्रोजेक्ट टाइगर के। ठीक, एक वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ठीक, जो कि आपकी काफी हेल्प करती है टेक्निकल एंड मतलब नॉलेज वगैरह सपोर्ट से, है ना। नेशनल इंटरनेशनल कार्निवोरस या चीता एक्सपर्ट एजेंसी है बेसिकली, जो कि आपको इनके बारे में काफी अच्छे से इंफॉर्मेशन में आपको हेल्प करती है। ठीक, जो हमारे फ्यूचर प्लान है वो है कि एटलीस्ट 50 चीता हमको अपने अगले 5 सालों में इंट्रोड्यूस करने हैं। ठीक, एटलीस्ट 50 चीता हमारे मतलब 50 चीता हमको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने हैं इंडिया में। तो ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस हमारे लिए ये जरूरी हो जाता है, इसको ध्यान रखना। अफ्रीकन चीता और एशियाटिक चीता में क्या डिफरेंस है? अफ्रीकन चीता का आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है, एशियाटिक चीता का क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। आप बोल सकते थे कि एशियाटिक चीता क्यों नहीं ला सकते थे? भाई ईरान में ही एक दो बचे हैं, उनको भी हम उठा के ले आएंगे तो फिर कैसे होगा? तो एशियाटिक चीता सिर्फ बहुत कम बचे हैं जिसके जैसे वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में, अफ्रीकन चीता वल्नरेबल कैटेगरी में। साइटस के स्टेटस अपेंडिक्स 1 में है, दोनों ही मतलब जब एंडेंजर्ड वाली कैटेगरी में तो पिछली बात है, इन पर थोड़ा सा फोकस ज्यादा रहेगा कि इनका इलीगल ट्रेड ना हो। अफ्रीकन चीता ऑब्वियसली बात है आपको अफ्रीकन कंट्रीज में देखने को मिलेगा, जैसे ईस्ट अफ्रीका, साउथर्न अफ्रीका, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका आपको देखने को मिलता है। एशियाटिक चीता कुछ ही बचे हैं आपके, कहाँ? ईरान में। अफ्रीकन चीता मैम वल्नरेबल कैटेगरी में है, एशियाटिक चीता क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। अफ्रीकन चीता अगर एंडेंजर्ड कैटेगरी में होगा तो अफ्रीकन वाले हमारा हमको क्यों देंगे? वो वल्नरेबल कैटेगरी में है। एशियाटिक चीता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी। ठीक, अगर आप इनका फिजिकली करेक्टरिस्टिक देखते हैं, डिफरेंशिएशन देखते हैं अफ्रीकन चीता का, तो ये काफी बड़े से देखने को मिलते हैं। ठीक, और वहीं पे एशियाटिक चीता एज कम्पेयर टू इनकी हाइट, अफ्रीकन चीता के कंपैरिजन में एशियाटिक चीता की हाइट थोड़ी सी कम रहती है। ठीक, इनकी गर्दन भी थोड़ी कम रहती है ना। फूड अगर देखें तो दोनों की एकदम मतलब अगर आप देखें अफ्रीकन चीता को तो डाइवर्स डाइट है, वो कुछ भी खा सकता है क्योंकि वहाँ पे हैबिटेट बहुत ज्यादा है। एशियाटिक चीता की लिमिटेड डाइट है, वो काफी अच्छे से उन्हीं चीजों पर डिपेंडेंट है जो कि चीजें वहाँ पे है और वो भी लिमिटेड में। ठीक, तो उसको ध्यान रख सकते हैं। थोड़ा सा करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं अफ्रीकन चीता के बारे में, क्योंकि आपको पता है एक बार एलिफेंट के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कि अब एलिफेंट का गैस्टेशन पीरियड 22 मंथ का होता है, ये सब इस तरीके से तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है। हाँ, अफ्रीकन चीता को लाया गया है ना हमारे यहाँ तो। ठीक, अफ्रीकन चीता के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड का फास्टेस्ट मैमल है, जो कि मतलब एकदम लैंड सरफेस पर काफी तेज से दौड़ता है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा से 128 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है इसकी। ये दिन के दौरान काफी अच्छे से हंट कर लेते हैं ना, और रात में भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। इनका गैस्टेशन पीरियड कितना है? 93 डेज। ठीक, ये आपको देखने को मिलेंगे
मतलब सोशल गैदरिंग में रहते हुए या तो फीमेल अपने बच्चों के साथ रहेगी, फीमेल मादा, मतलब ये जो चीता है फीमेल अपने बच्चों के साथ छोटे छोटे उनके साथ रहेगी, या तो पूरा एक मेल का झुंड सा रहेगा, या कोई एक अकेला मेल घूमेगा। मतलब इनके भी घूमने के तरीके होते हैं। गेस्टेशन पीरियड इन द सेंस कि एक प्रेगनेंसी टाइप से जो पीरियड होता है कि 93 दिन में ये मतलब क्या कर देते हैं, एक न्यू कब को जन्म दे देते हैं, ऐसा समझ सकते हो। तो आगे देख लेते हैं। अगर होम रेंज की इनकी बात करें तो लगभग 750 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास तक ये काफी अच्छे से देखते हैं, है ना। ठीक, तो इसको देख लीजिएगा। और बाकी अगर देखा जाए क्या इसमें हमारे लिए जानना जरूरी क्या है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अवेयरनेस, सॉफ्ट अवेयरनेस, ये तो नहीं। कूनो नेशनल पार्क के बारे में हमारे लिए जानना जरूरी है, जो कि आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश की नॉर्थन साइड में अगर आप देखेंगे तो, है ना, नॉर्थ वेस्ट साइड में आपको मध्य प्रदेश देखने को मिलता है, जो कि बॉर्डर राजस्थान से टच करता है उधर साइड से, विंध्यान हिल से। ठीक, अगर आप देखते हैं काफी अच्छे से तो इसमें अगर आप देखें तो एक पेरिनियल कूनो रिवर आपको बहती हुई इसमें देखेगी। पेरिनियल इन द सेंस क्या कि बारिश वगैरह से ही इसमें पानी में आता है। ठीक, मतलब काफी अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा। और अगर फ्लोरा एंड फोना देखें यहाँ का, तो ट्री अगर आपको देखने को मिलते हैं तो करधाई, सलाई खैर, ये ट्री देखने को मिलता है। हर्बीवोरस अगर आप देखने को मिलते हैं, सांभर, नीलगाई, ठीक, वाइल्ड पिग, चिंकारा, चौसिंगा, ब्लैक बक। कार्निवोरस जानवरों की बात करते हैं तो आपको कौन देखने को मिलता है, लियोपार्ड, क्लोथ बियर, स्ट्रिप्ड हाइना, ग्रे वुल्फ, गोल्डन जैकोल, इंडियन फोक। ये आपको यहाँ पे कुछ जानवर देखने को मिलते हैं, ये ध्यान रखना। अगर मैं कूनो नेशनल पार्क के साउथ ईस्टर्न साइड में बताऊं तो ये काफी अच्छे से पन्ना टाइगर रिजर्व से कनेक्ट होता है, शिवपुरी फॉरेस्ट एरिया के थ्रू। मतलब कूनो नेशनल पार्क का साउथ ईस्ट पार्ट पन्ना टाइगर रिजर्व से कनेक्ट होता है, बट शिवपुरी फॉरेस्ट एरिया के थ्रू। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। रणथंबोर नेशनल पार्क भी थोड़ा सा इससे कनेक्टेड है फॉरेस्ट के थ्रू, और कैला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इससे कनेक्टेड है, किससे, कूनो नेशनल पार्क से। चलिए ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर ने अभी देखो जिस चीज ने 50 साल पूरे करे हो, 100 साल पूरे करे हो, या इंडिया ने किसी कंट्री के साथ 30 साल पूरे हुए हो, रिलेशन के 50 साल पूरे हुए हैं यार, उन पे ध्यान रख लेना उन चीजों पे। या कोई एक फ्रीडम फाइटर है, उसके मृत्यु को या जन्म को 100 साल, 150 साल कुछ इस तरीके से पूरे हो गए हैं, तो वो ध्यान रखना। तो ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है 2023 में इसको 50 साल पूरे हो जाएंगे। ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में चलती है। ठीक, इंडिया के अंदर में अगर आप देखें तो 9 टाइगर रिजर्व हैं डिफरेंट अलग अलग स्टेट्स के अंदर। ठीक, अगर आप देखते हैं तो थोड़ा सा अगर इसके अचीवमेंट्स के बारे में देखा जाए तो टाइगर की पॉपुलेशन में काफी इजाफा देखने को मिला है। जहां हमारे यहाँ 2006 में 1411 टाइगर होते थे, वहीं आप 2018 के सर्वे अगर निकाल के देखते हैं 2967 टाइगर हमारे यहाँ बड़े हैं। और जो हमने ये TX2 टारगेट जो था वो हमने अचीव कर लिया है 4 साल पहले ही, 2022 तक अचीव करना था। मतलब क्या कि हम जितने भी कंट्रीज ने यहाँ पे वो करा था, एक समिट हुई थी सेंट पीटर्सबर्ग में, टाइगर समिट हुई थी, 13 कंट्रीज आई थी इसमें सन 2010 में। उन्होंने सबने एक कमिटमेंट करी थी कि हम 2022 तक अपने वहां पे टाइगर की संख्या को दुगनी कर देंगे। कब तक, 2022 तक। लेकिन इंडिया ने 2018 में ही मतलब टाइगर की पॉपुलेशन को दुगना कर दिया। कितना हो गई है, 2967 थी कितनी, 1411। तो हमने 4 साल पहले ही अचीव कर लिया। ठीक, जो 14 टाइगर रिजर्व हैं हमारे यहाँ, उनको कैट्स एक्रेडिशन के साथ मतलब क्या करा गया है, अवार्ड दिया गया है। कैट्स का मतलब क्या, कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड। एक तरीके से जो भी स्टैंडर्ड्स थे उन पे हम खरे उतरे हैं, ये हमने बहुत अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाई है, जिस कारण हमने ये टारगेट भी अचीव करा है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। एक इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम है, जर्मन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन have contributed a total of 47.5 million
टाइगर कंजर्वेशन इन एशियन कंट्रीज, मतलब एक जनरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन करके है, और ITHCP उसने 47.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करके, कंट्रीब्यूट करके टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड एशियन कंट्रीज में अपना योगदान निभाया बहुत अच्छे से। तो टाइगर रिलेटेड प्रोजेक्ट में उन्होंने काफी अच्छे से आगे बढ़े। कहाँ एशियन कंट्रीज में उन्होंने सपोर्ट करा, जैसे कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, इंडोनेशिया, नेपाल एंड म्यांमार, इन सबको। ठीक, ध्यान रखना इस चीज को। और अगर देखी जाए तो ये इन सितु कंजर्वेशन प्रोवाइड करती है टाइगर का। इन सितु का क्या मतलब होता है? विद इन दी टाइगर रिजर्व, विद इन दी नेशनल पार्क, विद इन दी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, विद इन दी बोटेनिकल गार्डन, मतलब इन द सेंस कि जो चीजें आपकी साइट पे ही हो। एक्स सितु का मतलब जो कि आपकी नेशनल पार्क के प्रोटेक्टेड एरिया से चीजें बाहर हो रही हैं कंजर्वेशन से related, वो आपकी क्या होती है? एक्स सितु। इन सितु विद इन दी बाउंड्री। ठीक। इस प्रोजेक्ट टाइगर को इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी कौन सी है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2006 के तहत बनाई गई थी। ये काफी अच्छे से सुपरविजन करती है टाइगर कंजर्वेशन प्लान का कि ये काफी अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फंडिंग पैटर्न की अगर बात करें तो 2023, हाँ ठीक ठीक, ये अभी लास्ट में जो सा टाइगर रिजर्व बना है, बता दीजिएगा लेटेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? लेटेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा बना है, किस स्टेट का है, वो बता दीजिएगा। अगर फंडिंग की बात करूं तो हाँ, रामधर विस्तारी। ठीक। तो ये पैटर्न इसके रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरी के बाद चौथा है और टोटल 52 हो गया है। हाँ ठीक। ओके, इसके अंदर 60% पैसा आपका कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट काफी अच्छे से आपका देती है। ठीक, तो इसमें ध्यान रखना क्योंकि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में आती है। और अगर इसमें बात करी जाए प्रीलिम्स रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से तो 52nd आपका रामधर विस्तारी था और 53rd आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व है। ये तो आपको पता ही है, आप लोगों ने बताया ही। ठीक, ये 50 रानीपुर मध्य प्रदेश में है क्या? क्या बोल रहे हैं? रानीपुर का लोकेशन क्या है? अच्छा, रानीपुर का तो सर मध्य प्रदेश है ना, जहाँ तक मेरे भी ध्यान है। हाँ, नहीं, मध्य प्रदेश, हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट। मध्य प्रदेश ही है, बुंदेलखंड वाले एरिया में। बट ये गॉट पूरा, इट सर। हाँ वो पूरा एकदम उसमें नहीं पड़ता है, ये बुंदेलखंड में आ जाता है ना कुछ, उत्तर प्रदेश में। सर ये जबलपुर के साइड आई थिंक, रानीपुर समथिंग, वही बुंदेलखंड वाला आप एरिया हाँ हाँ, सही बोल रहे हो। बुंदेलखंड रीजन में पड़ जाता है। ठीक, चलिए कोई इशू नहीं है। अभी क्या करा है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने, जो न्यू कंस्ट्रक्शन हो रही थे टाइगर रिजर्व में, उन पे उसने बैन लगा दिया है कि इस तरीके से आप चीजें नहीं करिएगा। ठीक। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो अपना असेसमेंट वगैरह करती है, तो आप देखेंगे तो एक आपने एप्लीकेशन का नाम सुना होगा एम स्ट्रिप करके, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। मतलब ये जियो फोटो वगैरह से उनका, मतलब ऐसा समझो कि उन पर निगरानी रखती है, मॉनिटर करती है। किससे? एम स्टेप करके एक एप्लीकेशन है, उसके थ्रू। तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक। अगर इसमें और देखा जाए तो आप इसके बारे में जान सकते हैं किसके, इंडियन टाइगर और रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में, जिसको पैंथेरा टिग्रिस के नाम से भी जाना जाता है। ये टाइगर, जो कि ये जो टाइगर स्पीसी है, ये हमारी नेटिव है, इंडिया की ही है ये बेसिकली। अगर आप देखेंगे तो इसको काफी अच्छे से, और ये हमारा नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया भी है। ठीक। क्या टाइगर, अभी कौन सी डेट गई है वो, जिस तारीख को लोयन को रिप्लेस करके टाइगर को नेशनल एनिमल का दर्जा दिया गया था? अभी निकल के गई है वो तारीख, तारीख 1-2 दिन पहले ही। अब आप बताइएगा, है ना? अगर आप देखेंगे तो सर ये जो है, हाँ 30th मार्च या 31st अप्रैल, अब मार्च ये। हाँ, अच्छा उसका मैं एक वो दे देता हूँ हिंट कि उस दिन आपका एफिल टावर डे भी था। ऑब्वियसली है परसों,
वही परसों चलो, कौन सी तारीख अंकित सर ने कहते हैं? मैसेज डाला था ना, उसी से याद है। हाँ देखो, ऐसी चीजें एकदम कितने ध्यान आ जाती हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें जो कि इस तरीके से मूवमेंट पे ध्यान आ जाती हैं। 31 मार्च को हुआ था। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। तो आप देख सकते हैं ये स्मॉलर ग्रुप्स में आपको देखने को मिल जाते हैं, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चाइना एंड म्यांमार में भी, लेकिन लार्जेस्ट आपको इंडिया में ही देखने को मिलेंगे। नेटिव है भाई ये इंडिया से। ठीक, जो 70% ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन है वो आपको भारत में ही देखने को मिलती है। ठीक है ना यार, एक सेकंड, एक कॉल आ रही है, मैं अभी, एक सेकंड रुकना, 1 मिनट, वो होगा शायद, काटना पड़ेगा, इशू शायद कुछ। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? कुछ इशू हुआ बीच में? ब्रेक तो नहीं हुई आवाज? यार फिर मुझे अभी करना पड़ेगा, 1 सेकंड रुको, मैं अभी अभी कर रहा हूँ। हेलो यार, कॉल आ जाती है घर से तो थोड़ा सा इतना मैनेज कर लीजिए, कोई नहीं, समझते हैं आप लोग, है ना? इस तरह, कोई नहीं। ठीक, तो अगर आप देखें तो इसमें हम क्या देख रहे थे कि 70% जो ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन आपको इंडिया में ही देखने को मिल जाती है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में नंबर ऑफ टाइगर बहुत ज्यादा है, मतलब सबसे ज्यादा टाइगर आपको एमपी में देखने को मिलेंगे, फिर आपको कर्नाटका में देखने को मिलेंगे, फिर आपको उत्तराखंड में। ठीक, अगर किसी को इसका नंबर याद है तो बता दीजिए, इतना मैं बता दूंगा। एक हिंट दे देता हूँ, 500 प्लस है। 500 प्लस है, बट 30 से नीचे है। वो मध्य प्रदेश में इतने टाइगर हैं। टाइप करना है, टाइप करके बता दीजिए। सबसे ज्यादा आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे, फिर कर्नाटका में, फिर आपके उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। रिसेंटली अभी 2 टाइगर रिजर्व बनाए गए, एक तो रामदर वेस्टधारी टाइगर रिजर्व। गवर्नमेंट ने इसको, मतलब ऐसा समझिए, ये पहले रामदर वेस्टधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, इसको बाद में टाइगर रिजर्व का स्टेटस दिया गया। ये 4th टाइगर रिजर्व है राजस्थान का, रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा के बाद, है ना। इसको ध्यान रखना कि चौथा टाइगर रिजर्व है ये राजस्थान में, रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा के बाद। और 52nd टाइगर रिजर्व है ये ऑल ओवर टाइगर रिजर्व में, अगर हम देखते हैं। इसकी लोकेशन आपको देखने को मिलेगी बूंदी डिस्ट्रिक्ट। ठीक, जो कि भीलवाड़ा एंड कोटा डिस्ट्रिक्ट के पार्ट में, मतलब इसका कुछ एरिया इसमें आता है, ऐसा समझ लेना, रामदर विस्तारी टाइगर रिजर्व में। अगर आप देखेंगे तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व के बीच में ये एक टाइगर कॉरिडोर का भी काम करता है। ठीक, यहाँ से कौन सी रिवर निकलती है, ये चीजें ध्यान में आनी चाहिए। कौन सी मेज रिवर निकलती है, जो कि चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी है। फॉरेस्ट टाइप अगर देखेंगे तो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है। फ्लोरा एंड फोना की बात करें तो यहाँ पे आपको गोल्डन जैकॉल, इंडियन वुल्फ, लियोपार्ड, स्ट्रिप्ड हाइना, चिंकारा, एंटीलोप, चीतल, सांभर, नीलगाय देखने को मिलेंगे। वहीं पे अगर आप बात करते हैं जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है, ये उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने नोटिफिकेशन के थ्रू, ये उत्तर प्रदेश का 4th टाइगर रिजर्व है। उसके अलावा कौन कौन से हैं? दुधबा, पीलीभीत, अमनगढ़, ये 3 है। ये 53rd टाइगर रिजर्व बना है रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। चित्रकूट कहाँ था? आपके बुंदेलखंड वाले रीजन में। और इस, ये जो फॉरेस्ट टाइप है, ये कौन सा है? ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है। इस टाइगर रिजर्व का जो फॉरेस्ट टाइप है वो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है। फोना एंड फ्लोरा की बात करें, यहाँ पे आपको टाइगर मिलता है, लियोपार्ड मिलता है, डियर मिलता है, स्पॉटेड डियर मिलता है, सांबर मिलता है, चिंकारा, रेप्टाइल और कुछ अदर मैमल। ठीक, अच्छा एक चीज बताओ, हम बार बार
बोलते हैं, मैमल बोलते हैं, ये आप लोग मेरे को वैसे बताइए बोल के। व्हाट आर मैमल्स? मैमल का एक फीचर बता दो जो कि थोड़ा सा अलग है। हम 9th 10th में वो भी पढ़ते थे एग्जाम्पल मैमल का। बताइए कोई, क्या क्या होता है मैमल? बताइए कोई भी प्लीज, एनीवन, आप लोग काफी सारे हैं प्लीज। मैमल देखते हैं ना, मैमल 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 बार बार, है क्या ये? व्हाट आर मैमल? give birth to the young ones, they have body hairs and they have mammary glands. ये 3 फीचर्स हो गए। क्या इंसान मैमल है? अरे देखो, सबसे कॉमन फीचर क्या है पता है इनका? मैमल, मैमल देखो पानी मेमोरी में भी ग्लैंड का रह क्या सकते। मतलब है, ये अपने बच्चों को, मतलब इन द सेंस कि वो अपने बच्चों को मिल्क पिलाने में सक्षम होते हैं। ठीक, मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है मैमल्स में। ये एक मेन फीचर है इनमें जो कि उनको काफी अच्छे से अलग करता है ना? जैसे आप देखते हो, हाँ ये वार्म ब्लडेड एनिमल है। ठीक, अगर देखा जाए तो इसको ध्यान रख सकते हैं, है ना? मेन फीचर अगर जो काफी अच्छे से इसको डिफरेंशिएट करता है, वो आपका क्या है? मेमोरी ग्लैंड। ठीक, मेमोरी ग्लैंड है इसके अंदर, ये ध्यान रखना। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड काफी अच्छे से न्यूज में थी, अभी आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने काफी अच्छे से आगाह करा कि पावर केबल वगैरह जो है ये काफी अच्छे से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को हानि पहुंचा रहे हैं। तो कुछ भाई निकालिए चीजें इन सब चीजों से रिलेटेड, तो हमारे लिए एक बहाना आ जाता है और हमको इस स्पीसीज को पढ़ना पड़ता है। तो स्पीसीज पढ़ लेते हैं सबसे पहले। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो आप स्टेटस देखेंगे वो आईयूसीएन स्टेटस, उसका मतलब आईयूसीएन स्टेटस अगर आप देखेंगे तो वो है क्या? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक, और साइटिस का स्टेटस अपेंडिक्स 1 के अंदर है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4। ठीक, तो इसको आप ध्यान रख लेना कि इसका स्टेटस क्या है क्या नहीं है। थोड़ा सा इसका देख लेते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक। इसको सोन चिड़िया के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक, मध्य प्रदेश में सोन चिड़िया के नाम से, राजस्थान में गोडावन के नाम से, मलधोक के नाम से इसको महाराष्ट्र में जाना जाता है। मैं, अच्छा कोई कुछ बोल रहे हैं प्लीज, एनीवन कुछ? रेनू हेलो। यादव मैम शायद आप कुछ बोल रहे हैं, प्लीज मैम बताइएगा। माय क्वेश्चन इज अगर नॉट कुछ ऐसा आप डाउट है या कुछ आप कैन बताना चाहते हैं तो प्लीज। हेलो हेलो कैन यू अगर हियर ऐसा मी? कुछ भी डाउट भी हो करे ना तो आप टाइप कर दीजिए, मैं देख रहा हूँ, मेरे को दिखता है सामने। हाँ मैम प्लीज बताइए। हेलो हेलो हम्म। हाँ हेलो। मैम प्लीज बताइए एक बार तो क्या। अच्छा देखिए, मेरा बस यस क्वेश्चन है। मैम, यस मैम, आवाज आ रही है आपकी, आ रही है आपकी मेरा आवाज। हाँ, मेरा हेलो, एक ये क्वेश्चन है कि मेरा एक हाँ ना आपकी फ्रेंड। आवाज आ रही है मेरे को, हाँ, मेरा आ एक रही है फ्रेंड। मैम, मैम आ रही है आपकी आवाज। अरे सर रुक जाओ, वो तो बोल रहे हैं ना। हेलो। हाँ बोलिए, अच्छा, आपका आवाज आ रही है। ओके ओके। देखिए, मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, और उसकी एज है आई थिंक, वो ना नेक्स्ट ईयर 2024 में उसकी एज हो जाएगी 34 में एंटर कर जाएगा, मतलब वो। हाँ मैम प्लीज बोलिए बोलिए, क्या है? अरे बोल ही तो रही हूँ। सर बोल ही रहे तो, आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या सर? मैम आप आप देख लीजिए ना, उसमें वहाँ सब देख लेंगे। सर अनु सर, आप जो बोल रहे हो ना वो लेट शायद साउंड आ रहा है उनके पास, इसलिए वो कंटिन्यू कर रही है, उनको कंटिन्यू करने दीजिए जो बोल रही है वो। रैनी मैम, आप बोलिए, बिल्कुल कंटिन्यू बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। सब लोग अपना हेलो माइक ऑफ कर लेना, ठीक है? हेलो। हाँ मैम, यू कैन स्पीक, ओके? Okay, can you hear me? Okay, right? Yes, we Okay, can I hear have you. on. You can. Okay, I have only for one question, or for my friend behalf. Okay.
हेलो, ये भगवान छत पे आ गई, अब भी आवाज नहीं आ रही। अरे यू कैन यस कंटिन्यू, मैम, वी कैन हियर यू। यस मैम, यू आर आप ऑडिबल। बोलिए, यस रुको मत। आप ओके ये ओके मत ओके ओके सोचो कि कोई आपको सुन रहा है कि नहीं, हम लोग सब सुन रहे हैं, आप बस बोलिए। ओके ओके ओके। मेरा एक फ्रेंड है, ओके, ठीक है, उसकी जो CSC का जो एग्जाम है वो इस ईयर नहीं दे रहा, उसका बाईफिल, उसका फॉर्म फिल नहीं हुआ, ठीक है, बट उसको ना 2024 में देना है, और उसकी एज उस टाइम हो जाएगी कितनी, 34 बता रहा था वो, मतलब 34 मतलब उसकी हो जाएगी, उसका बर्थ है 89 का, ठीक है। आप में से कोई भी अगर एलिजिबल है तो प्लीज मुझे बताइए, क्या 89 बर्थ वाला एस्पिरेंट यूपीएससी का एग्जाम 2024 में दे सकता है या नहीं? क्राइटेरिया क्या है उनकी? देखिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 25/9/1989। बस मैम उसका ना अभी एग्जाम मिस हो गया, वो बहुत परेशान है, मतलब वो किसी को शेयर नहीं कर पा रहा है। तो अब मुझे भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं खुद न्यू एस्पिरेंट हूँ और मेरा भी अभी 23 में एग्जाम है, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है इस चीज़ का। मैंने बहुत सारे यूट्यूब से भी सर्च मारा, मुझे कुछ नहीं मिला। तो प्लीज अगर कोई भी बता सकता है तो बता दीजिए, क्योंकि मैम फिर इन विच आगे कैटेगरी बहुत ही सारे। इज हाँ रिलेटेड? जी, इन विच कैटेगरी ही इज रिलेटेड? ओबीसी ओबीसी ओबीसी। वो अपना एज 35 में जाकर देना पड़ेगा, अब ये, टू 35। ठीक है मैम, मैं आवाज आ रही है आपको? हाँ जी हाँ जी आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हेलो आ रही है हेलो, आ आवाज आ रही रही है है। मेरी हाँ जी, मैम? आ रही है। अच्छा सुनिए, एक सेकंड मैम, मैं हाँ जी, क्लियर कर देता हूँ, हाँ। सुनिए। हेलो, हम्म, एक बार आवाज आ रही है ना? एक बार ये कंफर्म करिएगा। हाँ आ देखिए रही मैम, है। इसमें, हाँ ठीक ठीक, बहुत ही अब भाग गई आवाज। अब आपका आवाज नहीं आ रहा है। अरे, आ रही है। आप पता है, आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी कट रही है बीच में। भाई मैं छत पे खड़ी हूँ और बहुत अच्छा नेटवर्क है, 4th फ्लोर पे हूँ मैं। अब भी नेटवर्क नहीं आया तो नहीं हेलो। आया फिर। हाँ, तो अभी आ रही है आवाज? ये बताइए, अभी आ आ रही रही है, होगी मेरी आवाज? आ रही है, आ रही है। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं आपको हम्म पूरा क्लियरली बता देता हूँ सारी चीजों को। जो हम्म यूपीएससी एज काउंट करता है अपनी, वो काउंट करता है 1 अगस्त से। चाहे कोई बंदा 21 साल, मतलब जो 21 साल उसकी स्टार्टिंग एज लिमिट है, वो एक हम्म अगस्त टू 1 अगस्त काउंट करेगा। अब उसमें क्राइटेरिया क्या है? जनरल में एज क्राइटेरिया है, ओबीसी का एक अलग हम्म क्राइटेरिया है एज क्राइटेरिया, और एससी एसटी का एक अलग क्राइटेरिया। उसके बीच में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स देख लेते हैं कि कितने होते हैं, कितने नहीं होते हैं। हम्म अगर आप देखें जनरल कैटेगरी का, आप या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, तो जनरल कैटेगरी में होता है कि 32 साल, या तो 6 अटेम्प्ट वो दे सकते हैं। और 6 अटेम्प्ट अगर उनके, मतलब इन द सेंस कि मान लीजिए किसी की 32 साल एज कंप्लीट हो गई है और उसके 2 अटेम्प्ट हुए, तो जैसे ही वो 32 का होगा, तो उसके बाद ये नहीं बोल सकते कि मेरे 4 अटेम्प्ट बचे हैं, मैं दे सकता हूँ। इफ अगर कोई बिलोंग करता है किससे, जनरल कैटेगरी से, तो दो क्राइटेरिया है। 6 अटेम्प्ट 32 साल तक, 32 साल तक अगर किसी पर्सन के 6 अटेम्प्ट पूरे नहीं हो रहे हैं और वो 31 साल में एग्जाम देता है, तो वो 32 साल के बाद ये कहने लायक नहीं होगा कि मेरा तो अभी एक 5 अटेम्प्ट बच रहे हैं। नहीं, दो लिमिट है, या तो 6 अटेम्प्ट पूरे हो चुके हैं या 32 साल उम्र हो चुकी हो। किसका? आपका जर्नल जनरल और का क्राइटेरिया, ईडब्ल्यूएस का। हाँ है ना? जी हाँ जी अब जनरल और ईडब्ल्यूएस का, अब सेम, हाँ अब जी क्राइटेरिया आता है आपका ओबीसी के लिए। हाँ जी। ओबीसी के लिए मेरी आवाज तो आ रही है ना काफी, क्योंकि मेरा खुद का नेटवर्क इशू हो जाता है बीच में, नहीं नहीं, तो आ रही है, इसलिए। आ रही है। हाँ, बस तो एक ना, ओ, ओबीसी में मुझे सिर्फ एक लाइन क्लियर करनी है, बस एक लाइन क्लियर हाँ करनी है, वो मेरी हाँ, तो बिल्कुल ठीक समझ है, से बताइए बाहर बताइए बताइए, क्या क्या लाइन है। है? हाँ बताइए, क्या लाइन? देखिए, जो यूपीएससी में मैंने बहुतों से पूछा, मुझे क्लियर किसी का आंसर नहीं मिला कि जो 35 मान लीजिए एज है, अब उसका जैसे बर्थ सितंबर में आता है 2024 में, वो मुझे उसकी एज कंफर्म नहीं है, 34 या 33 कुछ ऐसी एज है उसकी। एक बार मेरे को उसके डेट ऑफ बर्थ सेंड करिए, डेट ऑफ बर्थ बताइए एकदम एग्जैक्ट, मैं आपको बता देता हूँ, अभी अभी क्लियर कर देता 25/9/1989, 89 का बर्थ है उसका। हूँ। 25/9/1989 है ना? पच्चीस हाँ नौ जी नाइनटीन एटी नाइन मैम, ये हो गया सितंबर में। और यूपीएससी हाँ काउंट करता है 1 सितंबर टू 1 सितंबर। अभी रुकिए एक सेकेंड,
मैं भी कल करके आप बता देता हूँ। 2024 का बता दीजिए, 24 के में कंफ्यूजन है, नहीं तो फिर वो 19 फिर 89 यूपीएससी ना अगस्त से काउंट करता है, और एक वो यूपीएससी एज एक कैलकुलेटर वाली एक साइट आती है, तो वहां पे वो एग्जैक्ट बता देता है। अगर वहां पे आप डीओ भी डालोगे ना, तो वो एग्जैक्ट बता देता है कि वो ईयर भी आपको डालना पड़ सके, आप एलिजिबल हो या हाँ, नहीं। आप मैं जैसे वही कर रहा था। वो तो देखिए 24 का मान लीजिए कि हम अब 35 खत्म होने पर या 35 लगने पर, ये समझ नहीं आ रहा मैं कि जैसे 35 कि खत्म हो जाएंगे 1 अगस्त को, अगर उनकी 35 खत्म हो रही है, मान लीजिए 1 अगस्त 2024 को अगर उनकी 35 एज खत्म हो रही है, या वो 1 अगस्त 2024 तक 35 के हो जाएंगे, ठीक। हम्म मान हम्म देखो, अगले अगले साल वो 35 के होंगे ना, कौन सी तारीख में, 25 सितंबर में, हाँ अगले जी साल। हम्म तो जो उनकी डेट ऑफ बर्थ काउंट होगी ना, वो 1 अगस्त तक होगी। 1 अगस्त तक वो 34 साल कुछ महीने कुछ दिन के होंगे, है कि नहीं। हाँ वो हाँ जो अगले साल 25 सितंबर तक 34 साल कुछ महीने के होंगे, ठीक। हाँ जी अब हाँ जी उसमें क्या होगा, तो वो अगर 1 अगस्त तक काउंट होगी, तो वो काफी अच्छे से उसको दे सकते हैं, ठीक, जैसे क्योंकि वो जो अगले मैंने साल। आपको साइट भेजी है अनुज देखिए सर, उसका ना, आप समझे नहीं, उसका मिस हो गया था, पता नहीं क्या कैलकुलेशन हुई थी, उसका ना प्री निकला हुआ है 2022 का, ठीक है, वो मेंस हम्म, में अटक गया था, ठीक है, मेंस में अटक गया हम्म, वो। अब की बार उसके घर में कोई क्राइसिस हुए, वो फॉर्म नहीं फिल कर पाया, पता नहीं उसको डेट नहीं पता चली क्या हुआ। अब वो इस टेंशन में है कि उसका एक लास्ट अटेम्प्ट बचा हुआ है, अटेम्प्ट भी उसका लास्ट ही एक ही है, ठीक है, और जो उसकी हम्म, एज है वो भी लास्ट ही है। उसे ये समझ नहीं आ रहा कि हम्म। अगर मेरा प्री हो गया, मान लीजिए अगर उसका प्री हो जाता है, और जो मेंस का मैम, वो जो फॉर्म, एलिजिबल है। जो मान लीजिए अगर मेरे फ्रेंड का प्री हो जाता है और उसको अगर हम्म, मेंस का पेपर देना है, मेंस के लिए अगर वो फॉर्म फिल करता है, और मेंस हम्म। का जो फॉर्म आता है वो सितंबर में आता है, आई थिंक सितंबर में ही आता है शायद। मैम मैम सुनिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। ऐसा नहीं हाँ है जी, कि यूपीएससी हर बार अपना वो क्राइटेरिया बदलती है। एक बार फॉर्म भरा जाता है प्रीलिम से पहले, जो डेट ऑफ बर्थ उसमें लिखी गई है वही मान्य होगी, उसके बाद चीजें नहीं बदलती हैं, है ना। मतलब वो तभी की काउंट को, करें, ऐसा जो कोई कुछ चक्कर नहीं नहीं है। परसेंटेज है। बची है वही रहती है। हाँ मतलब ऐसा कोई चक्कर नहीं है ना कि भाई एक दिन जैसे तुम्हारा इसमें आज सितंबर में आता है, तुम तो हो गए तुम सर को। नहीं 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 नहीं, अगर प्रीलिम्स देते समय आप 35 साल से कम हैं, तो हाँ आप जी, मेंस भी देंगे और आप इंटरव्यू भी देंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं देंगे। मैंने आपको सेंड भी कर दिया, देखिए मैंने आपको उनका फ्रेंड का, ये 34 साल 10 महीने 7 दिन के होंगे 1 अगस्त 2024 तक। ही इज एलिजिबल, आप दे सकते हैं वो, ओके ओके, ये मैं ठीक। ऐसे ही सेंड कर दूंगी, ओके। हाँ, वो दे सकते हैं क्योंकि उनकी 35 साल कंप्लीट नहीं होगी उस टाइम तक। हाँ क्योंकि